नमस्कार। आज हम एक नया विषय लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। अब तक अनुवाद के विभिन्न विधाओं या विभिन्न रूपों के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरकारी अनुवाद अर्थात सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की दिशा और दशा के ऊपर। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती अपर्णा घोष मैडम। अपर्णा घोष मैडम एक सरकारी संस्थान में वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और इनसे अब हम जानेंगे सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की दिशा और दशा के बारे में। आइए अब मैडम से सीधे बात करते हैं। धन्यवाद शुक्ला जी। जैसे शुक्ला जी ने अभी कहा कि सरकारी कार्यालय में अनुवाद की दशा और दिशा, सही में जैसे देखा जाए कि साहित्यिक अनुवाद एक प्रकार का होता है, विधिक अनुवाद एक प्रकार का होता है और फिर कार्यालयीन अनुवाद की भी जो गति प्रकृति होती है वो भी कुछ अलग ही होती है। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना होगा कि किसी भी सरकारी कार्यालय में अनुवाद तभी अच्छे तरह से संभव हो पाता है यदि वहाँ पे जैसे नियम पुस्तकें या फॉर्म या रजिस्टर्स या अन्य जितने भी कार्य विधिक साहित्य है वो हिंदी में भी उपलब्ध हो। उसके बिना किसी भी अनुवादक के लिए काम करना अथवा उस सरकारी कार्यालय में हिंदी का अनुवाद सही तरीके से होने में थोड़ी सी मुश्किल या कठिनाई होती है। तो जैसे हमारा ये मानना है या राजभाषा विभाग का भी ये मैंडेट आप लोग कह सकते हैं कि सभी सरकारी दफ्तर में इनका होना ज़रूरी है। जैसे एक्ट्स और मैनुअल्स, मैं जैसे ईएसआई के बारे में आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसके अपने ही कुछ एक्ट्स होते हैं, मैनुअल्स होते हैं। तो जैसे उन सब का भी जो होता है सिर्फ इंग्लिश में पब्लिश ना हो, हिंदी में भी वो उपलब्ध रहे। तो इसी प्रकार से जब हमारे पास जैसे किसी भी सैनिक के पास उसका अस्त्र शस्त्र होना ज़रूरी होता है, वैसे भी किसी कार्यालय में अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी अगर उस कार्यालय में काम करना हो तो ये सब किताबें या पुस्तकें या मैनुअल्स जो भी है इनका भी द्विभाषिक रूप में उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम दूसरे बात पे आते हैं कि मानते हैं अनुवाद करना अनुवादकों का ही दायित्व है या उनके कर्तव्य में पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, कई कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं, कर्मचारी भी उत्साह दिखा रहे हैं। और जैसे पहले होता था कि सिर्फ अंग्रेजी में ही काम होता था, ऐसी बात नहीं है। आजकल इन लोग भी जैसे सामान्य वर्ग के कर्मचारी भी हिंदी में काम में रुचि लेने लगे हैं, वो भी हिंदी में काम करते हैं। तो जैसे पहले जान लेना होगा कि सरकारी दफ्तर के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार के दफ्तर के बारे में। तो यहाँ पे दो भाषा अर्थात अंग्रेजी और हिंदी। तो कभी हिंदी से जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा, तो मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं अंग्रेजी से हिंदी में करना पड़ता है। जो सरकारी दफ्तर में जो जैसा प्रचलन है कि अंग्रेजी में जो भी दस्तावेज हो या कागजात हो उनका हिंदी में अनुवाद करना या रूपांतर करना आवश्यक माना जाता है। अगर वो खासकर अगर वो धारा 3(3) के कागजात हों या ऐसे भी कई सारे दस्तावेज या पत्राचार भी हिंदी में किया जाता है। तो जैसे जान लेना होगा कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों की भाषा में भिन्नता है, मतलब प्रकृति में मैं कह रही हूँ, दोनों की भाषा की प्रकृति में थोड़ी सी भिन्नता है। हिंदी में जैसे कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार से हम लोग जाएंगे और अंग्रेजी में क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अर्थात कर्ता क्रिया और कर्म। तो हिंदी में अगर हम माने कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, मोहन कार्यालय जाता है, यहाँ पे कर्ता क्या हुआ ना मोहन, कार्यालय कर्म और क्रिया जाता है। और अंग्रेजी की अगर प्रकृति हम ले तो ये थोड़ा सा इसमें बदलाव आएगा, कर्ता क्रिया कर्म, मोहन कर्ता, गोस टू अर्थात क्रिया गोस और कर्म टू द ऑफिस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि इसमें जो संरचनागत थोड़ी सी या संरचना अगर हम माने तो दोनों भाषा की थोड़ी सी भिन्नता है। तो अनुवादक को चाहिए या जो भी कार्यालयीन अनुवाद अगर हो रहा हो तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें या दिमाग में रखें। तो वाक्य संरचना भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि समय की कमी के कारण या कभी कभी थोड़ा शॉर्टकट मारने के कारण अनुवादक कंप्यूटर की सहायता से अनुवाद करवा लेते हैं कि कंप्यूटर के माध्यम से। तो उसमें ऐसा होता है कि ये बहुत सारी गलतियां नज़र में आती हैं कि वहाँ पे गूगल को आप दे दीजिए या मशीनी अनुवाद में अगर आप जाएंगे तो जैसे अंग्रेजी का ढांचा होगा उन लोग वैसा कोशिश करते हैं मशीनी अनुवाद, अपना दिमाग लगाते नहीं है, तो वो उसी प्रकार से ही हिंदी का भी अनुवाद निकल आता है जिससे अर्थ का अनर्थ बन जाता है।
फिर अगर हम चौथा पॉइंट पे आए तो इसमें हमको जानना होगा कि पाठ पढ़ने की आवश्यकता होती है अनुवादक को। आप जो भी मैटर अनुवाद करेंगे या कार्यालयीन अनुवाद में जो किया जाता है उस मैटर से भली भांति परिचित होना बहुत आवश्यक है। एक पत्र आ गया, तुरंत उसको करने के लिए बैठ गए, उसका ना आगे पढ़ा ना पीछे पढ़ा ना बीच में पढ़ा, तो इसमें क्या होता है, बीच में जाके अनुवादक अटकने की संभावना रहती है कि किस प्रसंग में कहा गया है, किस कंटेक्स्ट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है या कैसे शब्द का चयन किया जाएगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है पाठ के ऊपर। तो इसलिए क्या करना होगा अनुवादक को कि वो पाठ पढ़ ले और फिर देखना होता है कि उसको सारानुवाद चाहिए या शब्दानुवाद। शब्दानुवाद अर्थात अविकल अनुवाद जिसको कहते हैं। और जैसे कोशिश करना चाहिए जहाँ तक संभव सारानुवाद ही हो, शब्दानुवाद ना हो। कभी कभी धारा 3(3) में शब्दानुवाद हो जाता है तो उसकी आवश्यकता होती है कि वो तो एक ढांचे में बनकर आता है, तो इसलिए धारा 3(3) के कुछ दस्तावेज छोड़कर और बाकी अगर हम कुछ लें तो उसमें सारानुवाद होना ही बेहतर है। और एक चीज़ हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी अनुवाद किया जाए या अनुवादक को चाहिए कि कार्यालयीन अनुवाद जब हो तो उसकी भाषा सहज हो, सरल हो, स्पष्ट हो, एकदम किसी प्रकार की कोई जटिलता उसमें ना रहे। जैसे टारगेट लैंग्वेज और सोर्स लैंग्वेज दो कहा जाता है, लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा, उन दोनों भाषा की भी जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अनुवाद करने हम लोग बैठ जाएं तो जो टारगेट लैंग्वेज है अर्थात लक्ष्य भाषा हिंदी की जानकारी ना हो या अंग्रेजी भाषा स्रोत भाषा उसकी अच्छी तरह से जानकारी ना हो, तो ऐसी दशा में या ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है कि अनुवाद जो है वो बिखर जाता है। अनुवाद ना होकर कुछ और ही निकल आता है। इसीलिए अनुवादक का ज्ञान जो है इन दोनों भाषा पे या उनका जो मतलब दोनों भाषा पे उनका ज्ञान रहना बहुत आवश्यक है। दोनों भाषा पे उनका मतलब पूरा ये होना चाहिए कि दखल होना चाहिए कि हम अच्छे से इसको कर पाएँ। फिर अगर हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट है अर्थात पाठ जिसको अनुवाद करना होता है वो अगर जटिल हो तो उसमें क्या करना होगा, वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यों में आप उसको तोड़ लीजिए, ये भी अलाउड है। मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि 6-7 पंक्ति लेकर 6-7 लाइंस लेकर या सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस बनता था कि लास्ट में आते आते आप भूल जाएंगे या उसका जो वो तुक जो है वो कभी कभी छूट जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर अंग्रेजी का पाठ आपका इस प्रकार से है, जटिल आपको लग रहा है तो आप उसको बीच में तोड़ सकते हैं, सिंपल कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे जब हम लोग करने जाते हैं, मान लीजिए रोकड़ से संबंधित कुछ है, पे फिक्सेशन जैसा एक मतलब है, तो ऐसे कई सारे शब्द ऐसे आते हैं जो कठिन है या अप्रचलित है, जो आम जिंदगी में या जैसे दैनंदिन हम लोग उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे में क्या करना होता है, उसको आइदर आप कोष्टक में उसका अर्थ दे सकते हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं या उसका सरल शब्द क्या हो सकता है, या उससे भी बेहतर है जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये हम लोग आम जिंदगी में यूज़ नहीं करते हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी अर्थात सांविधिक निकाय, इस प्रकार से जो है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करने से ही जो पढ़ने वाला है या पाठक को ये सहज और या सरल लग सकता है। जैसे पहले ही मैंने कहा था कि भावानुवाद होना चाहिए, शब्दानुवाद को जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें। जैसे एक सेंटेंस आता है अंग्रेजी में, कई बार ऐसे उसकी वाक्य संरचना ऐसे होती है कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपके अधिकारी लिखता है आई एम डायरेक्टेड टू से दैट या आई एम डायरेक्टेड टू सेंड द डॉक्यूमेंट्स, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, ऐसा इसको मतलब जो है अननेसेसरी इसको लॉन्ग मत बनाइए वाक्यों को, सेंटेंसेस को, इसको छोटा कर दीजिए, मुझे ये कहना है, डायरेक्ट हो गया। अधो हस्ताक्षरी का प्रयोग हम लोग करते हैं अंडरसाइंड के लिए, तो आप मुझे भी लिख सकते हैं कि मुझे भेजें, द पेपर्स में बी सेंड टू द अंडरसाइंड, मुझे ये कागजात भेजें, कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा और एक लेते हैं कि अनुदित पाठ जो है, कि मान लीजिए कि आपको या कार्यालय में कोई भी अनुवाद करने के लिए दिया गया, तो जो निकल के आया कि अनुदित पाठ हुआ है ना, अंग्रेजी से हिंदी में। अनुदित पाठ जहाँ तक संभव या जहाँ तक हो मौलिक लगना चाहिए, ऐसा न लगे कि ये तो भाई अनुवाद है। जैसे इंग्लिश की अपनी एक संरचना होती है, अपना एक इमेज होता है, हिंदी की भी वैसी होनी चाहिए। जो भी अनुदित पाठ निकले
वो उसकी मौलिकता उस अपने में रहना चाहिए। और अनुवादक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है, या हमारे पास ऐसे जो भी अनुवाद से जुड़े हुए हम लोग काम करते हैं और सरकारी कार्यालय में विशेषकर मैं कहूँगी कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि एक्स्ट्रा हम लोग कोई शब्द या अर्थ को जोड़ने का काम करें या कुछ घटा दे ताकि अर्थ का अनर्थ हो जाए। हम लोग समझ रहे हैं पढ़ के कि भाई इंग्लिश में ऐसा कहना चाहता है या हिंदी में ऐसा कहना चाहता है, परंतु जो भी आपके पास अवेलेबल टेक्स्ट हो, जो उपलब्ध टेक्स्ट हो, उसी के आधार पर ही अनुवाद करना होगा। हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग जोड़ घटाव करके उस अर्थ को कुछ और ही अर्थ दे दें। फिर और एक बात होती है सरकारी कार्यालय की, जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सीमित शब्दावली का हम लोग प्रयोग करते हैं। कि साहित्य में तो होता है कि बहुत सारे शब्द आते जाते हैं हमारे इसमें, तो वैसे शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या साहित्य की भाषा जैसे मुक्त प्रकृति की होती है, लेकिन कार्यालयीन भाषा बंद प्रकृति की होती है, या सीमित शब्दावली ही प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे में कई सारे ऐसे अंग्रेजी के शब्द हमको देखने को मिलते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। तो प्रासंगिक अर्थ को ही लेना चाहिए जब आप उसको प्रयोग करेंगे। इसीलिए जैसे पहले ही मैंने कहा था कि पाठ को पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप टेक्स्ट को पढ़ लें, या हमें टेक्स्ट को पढ़ लेना होगा। हमको जानना होगा कि कहने वाला या इंग्लिश में जो भी ऑर्डर निकला है या जो लेटर जा रहा है या हिंदी में जो जा रहा है, वो जो वक्तव्य उसका क्या है। जब हम प्रसंग को जान लेंगे, संदर्भ को जान लेंगे, तो हम उचित शब्द का चयन भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक शब्द आता है फेयर, तो फेयर के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे फेयर कॉपी इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, फेयर कॉपी में बी सेंट, या फेयर कॉपी इज पुट अप फॉर सिग्नेचर, अर्थात स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरात प्रस्तुत। वही हमने कहा कि फेयर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी। फेयर ट्रीटमेंट, यहाँ पे फेयर मतलब उचित, उचित बर्ताव। तो कहाँ हम लोग एक जगह देख रहे हैं स्वच्छ, एक जगह देख रहे हैं उचित। तीसरा फिर और एक जगह आ जाता है जहाँ पे जैसे लीगल मैटर हुआ तो फेयर जजमेंट इज नीडेड और फेयर जजमेंट इज एक्सपेक्टेड, अर्थात निष्पक्ष। तो एक शब्द का आप देख रहे हैं कि तीन अलग अलग प्रसंग भी अलग हो जाता है, तीन शब्द का अर्थ भी तीनों रकम आता है। लेकिन इंग्लिश में अगर देखेंगे तो एक ही शब्द उन्होंने यूज़ किया है, फेयर। तो ऐसे अनुवाद करते समय अनुवादक को चाहिए, या अनुवाद से जुड़े जो भी हैं व्यक्ति को चाहिए कि वो जान ले कि किस प्रसंग में कर रहा है। और एक शब्द हम लोग ले सकते हैं चार्ज, अर्थात कार्यभार। ही विल टेक द चार्ज, और द चार्ज जैसे हम लोग कर सकते हैं तो उसका है कार्यभार, कि कार्यभार ग्रहण करना, कि ही विल टेक द चार्ज ऑफ दिस ब्रांच और दिस ब्रांच ऑफिस, ऐसा करके। और एक का अर्थ होता है चार्ज फ्रेम्ड, ही हैज़ बीन फ्रेम्ड विद दिस चार्ज, मतलब आरोप लगाया जाना। वो भी विजिलेंस केस में होता है कि आरोप। और एक होता है जो चार्जेस, मतलब इसके कितने चार्ज हुए, खर्च, है ना। तो एक ही शब्द का हम यहाँ पे देख रहे हैं, कभी कार्यभार के लिए, कभी आरोप के लिए, कभी खर्च के लिए एक ही शब्द चार्ज का प्रयोग हो रहा है। तो उस केस में देख लेना होगा कि कौन सा सटीक शब्द है, उस सटीक शब्द को चुनना या उसका चयन करना ही आवश्यक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जब हम लोग सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, विशेषकर केंद्रीय सरकारी कार्यालय में, अंग्रेजी हिंदी पर ही जहाँ पे अनुवाद या अनुदित पाठ यहाँ पे ही होता है, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जहाँ तक संभव नहीं, ये मैंडेटरी है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि अनिवार्य है। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा जो शब्दावली प्रकाशित की गई है, उसी शब्दावली का हम लोग प्रयोग करेंगे, एवं उसको कोई भी पाठ को जहाँ पर ज़रूरत पड़े, उस शब्दावली के बाद भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कोई अच्छी सी डिक्शनरी प्रयोग कर सकते हैं, शब्दकोश यूज़ कर सकते हैं। हिंदी के लिए हम लोग अक्सर भार्गव प्रयोग करते हैं या अशोका भी प्रयोग करते हैं। इंग्लिश के लिए वेबस्टर है, वो कई सारे हैं, डिक्शनरीज है, ऑक्सफोर्ड वगैरह है, देख लीजिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सीमित शब्द या सीमित भाषा होती है, बंद प्रकृति की होती है कार्यालयीन भाषा, तो तकनीकी शब्दावली आयोग से ही काम चल जाएगा, उसी के सहायता से अनुवाद कार्य किया जाना चाहिए। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि कई सारे शब्द हिंदी जो है, हिंदी ने कई सारे शब्द को अपना लिया है। जैसे मान के चलते हैं कंप्यूटर, फोन, फाइल, पिन, पेन, रजिस्टर, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको अपना लिया गया है। उसके जहाँ तक संभव हो, या इसको अगर हम लोग लिप्यंतरण कर दें, अर्थात अंग्रेजी शब्द को
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन इससे बचना चाहिए जहाँ तक हो सके कि हिंदी शब्द का ही प्रयोग करें। लेकिन ऐसे जैसे आम जिंदगी में या दैनंदिन जैसे हर दिन हम लोग प्रयोग करते हैं, फ़ोन, फाइल, कंप्यूटर या रजिस्टर, ये सब कार्यालयीन शब्द है, तो इसको बिना झिझक आप लोग लिप्यंतरण की सहायता से भी अनुवाद में प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मुझे लगा कि जितना जो छोटी छोटी बातें हैं मैंने आपके साथ शेयर किया, तो ऐसे सरकारी कार्यालय में अनुवाद के मामले में इन सब का प्रयोग हम लोग करके अच्छा अनुवाद कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमारे मंच पर आने के लिए। आशा है जो भावी अनुवादक सरकारी कार्यालयों में कार्य ग्रहण के लिए जा रहे हैं, आपका यह मार्गदर्शन उनके बहुत काम आएगा। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी लोगों को ज़रूरत हो, अगर वो सहायता मांगे तो आशा करूंगा आप सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भूलिएगा नहीं हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न की हो तो कर लीजिएगा। आगे और अच्छी जानकारियों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।